हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास। आवर्त बीजी पादपों में जनन एवं विकास, और उसके रिगार्डिंग मैंने कल आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे और मैंने आपसे कहा था कि जो भी समस्या आए, जो भी प्रश्न आपके दिमाग में बनते हैं, आप मुझसे पुटअप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। और उस संबंधित कुछ प्रश्न बच्चों ने पूछे भी थे। एक प्रश्न आया था मेरे पास कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। पीढ़ी एकांतरण क्या है? पीढ़ी एकांतरण क्या है? मैंने एक नोट लगवाया था पहली ही परिभाषा में। एक्चुअल में मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि आप ये प्रश्न मुझसे पूछेंगे ज़रूर, क्योंकि बहुत कम शॉर्ट में ही मैंने बात बोल दी थी कि पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है आवर्त बीजी पादपों में। ठीक है, तो ये है क्या, कैसे होता है, क्या टर्मिनोलॉजी इसमें यूज की गई है, उसका मतलब क्या होता है ना। तो पहला प्रश्न तो ये पुटअप हुआ था, जिस भी बच्चे ने पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न ये पुटअप किया है। दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है, युग्मक संलयन क्या है? युग्मक संलयन किसे कहते हैं? और तीसरा प्रश्न एक बच्ची ने पुटअप किया है कि पत्रकंद किसे कहते हैं, है ना। पत्रकंद एक शब्द आया है परिभाषा में कहीं, तो ये पत्रकंद क्या होता है। तो ये तीन प्रश्न जो है कल के जो नोट्स आपने राइट डाउन किए हैं उसके रिगार्डिंग ये तीन प्रश्न पुटअप किए गए हैं कि क्या होते हैं। तो एक एक करके इन तीनों प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली चर्चा हम करते हैं कि ये पीढ़ी एकांतरण क्या है। देखिए, पीढ़ी एकांतरण क्या है ना, समझना यहाँ पर। पीढ़ी एकांतरण क्या है कि आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में, आवर्त बीजी पादपों की यहाँ बात चल रही है पूरी, तो जो भी हम यहाँ बात कर रहे हैं वो आवर्त बीजी पादपों के संदर्भ में ही है। आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में, जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था, बीजाणुद्भिद अवस्था एवं युग्मकोद्भिद अवस्था, युग्मकोद्भिद अवस्था का एकांतर क्रम में परिवर्तन। जैसे पहले बीजाणुद्भिद अवस्था आई और फिर उसके बाद क्या आ गई, युग्मकोद्भिद अवस्था आ गई, और फिर युग्मकोद्भिद अवस्था से वापस कौन सी अवस्था बन गई, बीजाणुद्भिद अवस्था। एंड बीजाणुद्भिद अवस्था से फिर वापस क्या बन जाएगी, युग्मकोद्भिद अवस्था। तो इस प्रकार से एकांतर क्रम में अगर परिवर्तन चलता रहे तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है पीढ़ी एकांतरण। क्या कहलाती है? पीढ़ी एकांतरण। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से कि पीढ़ी एकांतरण क्या है? आवर्त बीजी पादपों के जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था एवं युग्मकोद्भिद अवस्था, दोनों अवस्थाओं में एकांतर क्रम में परिवर्तन होता रहता है। यह एकांतर क्रम में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? पीढ़ी एकांतरण कहलाता है। तो ये तो बात हो गई कि पीढ़ी एकांतरण क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ सर, समझ में आ गया कि पीढ़ी एकांतरण में आवर्त बीजी पादपों में उनके जीवन चक्र में बीजाणुद्भिद अवस्था होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था होती है, और दोनों एकांतर क्रम में बदलती रहती है। ये बात तो क्लियर है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि साहब ये बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और ये युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि बीजाणुद्भिद अवस्था किसे कहते हैं और युग्मकोद्भिद अवस्था किसे कहते हैं। तो देखिए, बीजाणुद्भिद अवस्था किसे कहते हैं, मैं आपको इसे समझाता हूँ कि हम एक शब्द यूज में लेते हैं कई बार, द्विगुणित अवस्था। इस शब्द से आप सब परिचित होंगे, द्विगुणित अवस्था। और इसी के समानांतर हम एक और शब्द को कई बार उपयोग में लेते हैं, अगुणित अवस्था। और समझते भी हैं क्या होता है द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था। देखिए, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम द्विगुणित अवस्था और अगुणित अवस्था को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमको इतना तो पता ही, हम द्विगुणित अवस्था को किससे डिनोट करते हैं, 2n से, और इसको किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। और हम ये भी जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो आप समझ लीजिए कि द्विगुणित अवस्था क्या होती है कि भाई जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं, क्या होते हैं, जब गुणसूत्र
जोड़े में होते हैं, किसी पादप के अंदर जब गुणसूत्र कैसे हैं, जोड़े में है, तो उसकी ये जो अवस्था है, ये अवस्था क्या कहलाती है, द्विगुणित अवस्था कहलाती है। और इसी प्रकार जब ये गुणसूत्रों के जोड़े टूट जाए मान लीजिए, और इस प्रकार से ये अलग अलग हो जाए, तो ये जो अवस्था है, ये अवस्था क्या कहलाती है, अगुणित अवस्था कहलाती है। यहाँ तक तो क्लियर है कि द्विगुणित अवस्था क्या है और अगुणित अवस्था क्या है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि जब गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो इस अवस्था को द्विगुणित अवस्था कहते हैं, और जब गुणसूत्र के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं, गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं, तो इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, अगुणित अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है। तो देखिए, अगर किसी पादप या पादप की कोई संरचना का निर्माण इस द्विगुणित अवस्था से हो, तो पादप की वो अवस्था क्या कहलाएगी, बीजाणुद्भिद अवस्था कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बीजाणुद्भिद अवस्था। यानी पादप शरीर का निर्माण किससे होता है, ध्यान दीजिएगा, पादप शरीर है ना, ये पादप शरीर का निर्माण किससे होता है, पादप शरीर का निर्माण अगर इस द्विगुणित अवस्था से पादप शरीर का निर्माण होता है, तो फिर यह अवस्था क्या कहलाएगी, बीजाणुद्भिद अवस्था। और मान लीजिए कि जो पादप शरीर बन रहा है, वो पादप शरीर इस द्विगुणित संरचना से ना बन करके इस अगुणित संरचना से बने, या पादप का कोई भाग इस अगुणित संरचना से बने, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी, वो अवस्था कहलाएगी युग्मकोद्भिद अवस्था। क्लियर। तो अब ये बात भी आपको समझ में आ गई कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या होती है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या होती है। कि अगर पादप शरीर का निर्माण द्विगुणित संरचना से हो तो बीजाणुद्भिद अवस्था, और पादप शरीर का निर्माण अगुणित अवस्था से हो, किसी अगुणित संरचना से हो, तो युग्मकोद्भिद अवस्था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं जनरली पादप किससे बनता है भाई, पादप बनता है बीज से। किससे बनता है, बीज से। इतना तो हम जानते ही है ना, हालांकि और भी तरीके होते हैं, लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि पादप किससे बनता है, बीज से। तो बीज क्या है, तो बीज है द्विगुणित संरचना। तो फिर अब इस द्विगुणित संरचना से ये जो पादप बना है, तो फिर ये पादप भी क्या होगा, ये पादप भी द्विगुणित होगा। और द्विगुणित है तो फिर ये अवस्था क्या कहलाएगी, ये अवस्था कहलाएगी बीजाणुद्भिद अवस्था। ठीक है, बीजाणुद्भिद अवस्था। तो इस प्रकार से अगर द्विगुणित संरचना से पादप या पादप का कोई भाग बना है तो बीजाणुद्भिद अवस्था, और अगुणित संरचना से बना है तो फिर वो युग्मकोद्भिद अवस्था कहलाती है। यहाँ तक क्लियर है कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एकांतर क्रम में कैसे बदलते हैं, हमको इस बात पे भी चर्चा करनी है। हम ये तो समझ गए कि बीजाणुद्भिद अवस्था क्या है और युग्मकोद्भिद अवस्था क्या है, लेकिन हम यहाँ पर ये भी चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये एकांतर क्रम में परिवर्तित होती है। तो एकांतर क्रम में कैसे परिवर्तित होती है, हम इस पर भी थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, पादप जो है, सामान्यतः हम पादप को क्या मानते हैं, पादप शरीर को हम द्विगुणित ही मानते हैं। ठीक है, अब इसमें किस प्रकार से अवस्थाएं बदलती है, परिवर्तित होती है, हम उस पर चर्चा करते हैं। पादप सामान्यतः द्विगुणित होता है। अब मान लीजिए पादप लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करने वाला है, तो लैंगिक जनन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसके लैंगिक जनन अंगों को कौन धारण करता है, पुष्प। पुष्प भी क्या होता है, 2n। अब पुष्प में नर जननांग होते हैं, मादा जननांग होते हैं। नर जननांग पुष्प में क्या होता है, पुमंग होता है। मादा जननांग क्या होता है, जायांग होता है। ये भी किस प्रकार की संरचना है, ये सारी संरचनाएं द्विगुणित संरचनाएं। तो मैं कह सकता हूँ कि पादप के समस्त भाग कौन सी अवस्था में है, ये समस्त भाग जो है ये बीजाणुद्भिद अवस्था में है। किसमें है, बीजाणुद्भिद अवस्था में। अब ये लैंगिक जनन करते हैं तो पुमंग जो है उसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये क्या बना लेता है, नर युग्मक बना लेता है। क्या बना लेता है, बहुत सारे नर युग्मक बना लेता है, जिसके कारण ये 2n जो है ये आधे आधे हो जाते हैं और किस में बदल जाते हैं, n में बदल जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ जायांग भी क्या करता है, अर्धसूत्री विभाजन करके मादा युग्मक का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है, मादा युग्मक का निर्माण कर लेता है। और यहाँ पर भी अर्धसूत्री विभाजन के कारण ये जो 2n है ये आधे आधे होकर के क्या हो जाएगा, n में टूट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी कई सारे युग्मक बन जाएंगे, n इस प्रकार से युग्मक बन जाएंगे। तो अब आप मुझे बताइए कि जो n बना है ये अगुणित है या द्विगुणित है। स्वाभाविक सी बात है, आपका जवाब होगा कि ये क्या है सर, ये तो अगुणित है। और अगुणित है तो फिर आप मुझे बताइए ये अवस्था कौन सी है, बीजाणुद्भिद है या युग्मकोद्भिद है। भाई जब द्विगुणित अवस्था बीजाणुद्भिद थी, 2n अवस्था क्या थी,
बीजाणुद्भिद थी, तो ये तो n हो गया, अर्धसूत्री विभाजन के कारण 2n जो है वो आधा आधा हो गया, n में बदल गया। तो फिर ये तो क्या हो गया, ये तो युग्मकोद्भिद अवस्था है। कौन सी अवस्था है ये, युग्मकोद्भिद अवस्था। तो पादप अब कौन सी अवस्था में बदल चुका है यहाँ पर जनन के दौरान, ये युग्मकोद्भिद अवस्था में बदल चुका है। नर युग्मक और मादा युग्मक, आपको ये भी ये आप जानते होंगे कि नर युग्मक जो है ये क्या होते हैं पादपों में, परागकण होते हैं। कौन होते हैं, परागकण। और मादा युग्मक कौन होता है, मादा युग्मक होता है अंड कोशिका, इनका नाम है। जैसे मनुष्य में होता है ना शुक्राणु अंडाणु, इसी प्रकार पादपों में कौन होता है, परागकण और अंड कोशिका। परागकण जो है वो नर युग्मक होता है, अंड कोशिका जो है वो क्या होती है, वो मादा युग्मक होती है। तो इस प्रकार से युग्मकोद्भिद पीढ़ी आ गई। अब युग्मकोद्भिद पीढ़ी में क्या होता है, मान लीजिए अब एक लैंगिक जनन करते हैं आगे जाकर के, तो इसमें क्या होता है कि ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा आपस में संपर्क में आ जाते हैं, और संपर्क में आ जाते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। ये नर युग्मक यानी ये परागकण, ये मादा युग्मक यानी कि अंड कोशिका, इसका n और इसका n आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अब ना तो ये परागकण है और ना ही ये पूरी तरीके से अंड कोशिका है, बल्कि दोनों के मिलने से एक नई संरचना बन जाती है, जिसको आप क्या कहते हैं, जिसको आप कहते हैं युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। तो अब युग्मनज क्या है, n है या 2n है, तो आपका जवाब होगा कि सर ये 2n होगा। और 2n क्यों होगा, क्योंकि एक n इसका यहाँ पर आया है और एक n इसका यहाँ पर आया है, तो यहाँ तो 2n हो गया, तो ये 2n स्ट्रक्चर हो गया, यानी द्विगुणित स्ट्रक्चर हो गया। तो आप मुझे बताइए युग्मनज जो है वो युग्मकोद्भिद अवस्था है या बीजाणुद्भिद अवस्था है। तो आप कहेंगे कि सर ये द्विगुणित है, इसलिए ये कौन सी अवस्था है, ये तो बीजाणुद्भिद अवस्था है। अब युग्मनज का डेवलप होगा तो भ्रूण बनेगा, भ्रूण का डेवलप होगा बीज बनेगा, बीज अंकुरित होगा पादप बनाएगा। ये सब जो है द्विगुणित अवस्था है, और ये सब क्या कहलाएगी, ये सब बीजाणुद्भिद अवस्थाएं कहलाएगी। तो इस प्रकार आपने क्या देखा यहाँ पर, आपने ये देखा कि पहले जो है पादप क्या था, बीजाणुद्भिद था। क्या था, बीजाणुद्भिद था। बीजाणुद्भिद से इसने लैंगिक जनन के फलस्वरूप लैंगिक जनन में जब पार्टिसिपेट किया तो अर्धसूत्री विभाजन हुआ। इसका जो गुणसूत्र था वो यहाँ तक जोड़े में थे, यहाँ पर इसके जोड़े टूट गए, आधे आधे हो गए, तो यहाँ पर ये अगुणित संरचनाओं का निर्माण हुआ, जिसे हमने युग्मकोद्भिद कहा। और फिर जब लैंगिक जनन हुआ तो दोनों जो है नर युग्मक मादा युग्मक दोनों अगुणित संरचनाएं आपस में संलयित हो गई, और क्या बन गया, युग्मनज बन गया। क्या बन गया, युग्मनज, जो कि द्विगुणित, वापस बीजाणुद्भिद। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहले बीजाणुद्भिद अवस्था में है पादप, फिर पादप जो है युग्मकोद्भिद अवस्था में आ जाता है, और फिर पादप बीजाणुद्भिद अवस्था में आ जाता है। और इस प्रकार लगातार एकांतर क्रम में ये परिवर्तित होते रहते हैं, बीजाणुद्भिद, युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, फिर आगे वापस वही पादप जो है, यहाँ ये पादप है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा तो वापस युग्मकोद्भिद, और इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पीढ़ी एकांतरण। लगातार एकांतर क्रम में ये अवस्थाएं क्या होती जाएगी, परिवर्तित होती जाएगी, यही पीढ़ी एकांतरण है। पहला प्रश्न का जवाब आपको मिल गया होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा कि पीढ़ी एकांतरण क्या है, और पीढ़ी एकांतरण में जो टर्मिनोलॉजी हमने यूज में ली है बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद, ये क्या है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा आपका प्रश्न है कि युग्मक संलयन क्या है। तो देखिए युग्मक संलयन भी यहाँ पर हमारा यही क्लियर हो जाता है। युग्मक संलयन को भी हम किस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब यहाँ पर दो नर युग्मक और मादा युग्मक बने थे ना, नर युग्मक मादा युग्मक, युग्मक मतलब वही परागकण और अंड कोशिका को हम युग्मक कहते हैं। तो ये युग्मक आपस में क्या हो गए, यहाँ पर जुड़ गए ना, ये नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ गया, जुड़ना मतलब संलयन। तो ये युग्मकों का जुड़ना और ये नई संरचना बनना, ये पूरी प्रोसीजर ही क्या कहलाती है, ये पूरी प्रोसीजर ही कहलाती है युग्मक संलयन। क्या कहलाता है, या इसको हम कह देते हैं जनरली निषेचन, निषेचन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इस प्रकार से नर युग्मक का मादा युग्मक से जुड़ना ही क्या कहलाता है, युग्मक संलयन कहलाता है। तो ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो गई। और युग्मक संलयन कब होगा, जब लैंगिक जनन होगा, या यूँ कहूँ कि जब युग्मक संलयन होगा तब लैंगिक जनन होगा, तभी तो आगे प्रोसीजर बढ़ेगा, तभी तो युग्मनज बनेगा। युग्मनज केवल लैंगिक जनन में ही बनेगा, अलैंगिक जनन में नहीं बनेगा। तो अगर नर युग्मक मादा युग्मक से जुड़ जाता है, यानी कि युग्मक संलयन हो जाता है, तो फिर ये प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ये प्रोसीजर लैंगिक जनन हो जाएगा। और अगर ये नहीं होता है, यहाँ से मान लीजिए कि ये प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, ये प्रोसीजर नहीं होता है, मैं इसको थोड़ा सा इसको यहाँ पे छिपा लेता हूँ कि ये प्रोसीजर नहीं होता है ना, और यहाँ से जो ये मादा युग्मक या नर युग्मक है,
है ना, नर युग्मक या मादा युग्मक है, ये निषेचन नहीं करता है, सॉरी रुक जाइए, ऐसे समझाता हूँ ना, कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है ये निषेचन की में पार्टिसिपेट नहीं करता, इनका संलयन नहीं होता है, इनका संलयन नहीं होता है, युग्मनज नहीं बनता है, बल्कि यहाँ से ये सीधा ही डेवलप होकर के कोई पादप बना दे। मादा युग्मक यानी अंडकोशिका ही समसूत्री विभाजन शुरू कर दे और यही कोई पादप बना दे, यही कोई एक नए पादप का निर्माण कर दे, यही कोई एक नए पादप का निर्माण कर दे। तो अब ये बताइए ये पादप क्या होगा, ये एक पहली बात तो ये अगुणित होगा और यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ है, यहाँ निषेचन नहीं हुआ है, इसलिए ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। तो वहीं यह शब्द आया था कि बिना निषेचन या बिना युग्मक संलयन के होने वाला जनन। देखिए निषेचन हो जाता तो ये लैंगिक जनन हो जाता, ये हुआ ही नहीं। यहाँ पर जो अंडकोशिका बनी वो सीधा ही समसूत्री विभाजन करके क्या कर रही है, पादप का निर्माण कर रही है, डायरेक्ट पादप का निर्माण कर रही है, तो फिर ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये प्रोसीजर अलैंगिक जनन कहलाएगा। तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आया है यहाँ पर कि जनन यदि युग्मक संलयन के फलस्वरूप हो तो फिर यह पूरा प्रोसीजर होगा, ये लैंगिक जनन है। और अगर ये प्रोसीजर एब्सेंट है तो फिर यहाँ इसके नीचे का कोई प्रोसीजर होगा ही नहीं, यहीं पर या तो ये मादा युग्मक ही डेवलप होकर पादप बना लेगा या नर युग्मक ही डेवलप होकर के पादप बना लेगा, जो कि अगुणित होगा। क्या होगा, अगुणित होगा। तो ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये प्रोसीजर अलैंगिक जनन कहलाएगा। जबकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये प्रोसीजर क्या कहलाएगा, ये लैंगिक जनन कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ दूसरा प्रश्न जो था आपका युग्मक संलयन, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं, पत्रकंद। तीसरा प्रश्न आपने मेरे से पूछा था कि सर ये पत्रकंद क्या है। तो देखिए पत्रकंद कुछ भी नहीं है, पत्तियां जो है, पत्तियां यही अरेंज होकर के किसका निर्माण करती है, यहाँ लिखता हूँ, पत्तियां एक विशेष अनुक्रम में रूपांतरित होकर के किसका निर्माण कर लेती है, पुष्प का निर्माण कर लेती है, जिसमें बाह्य दल होते हैं, दल होता है, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर होता है, ये सब अरेंज होकर के एक पुष्प का निर्माण कर लेती है। ठीक है, एक पुष्प का निर्माण कर लेती है, तो इसको तो पुष्प कहते हैं। लेकिन जब पत्तियां अरेंज होकर पुष्प का निर्माण ना करें, पुष्प का निर्माण करने में पत्तियां असफल रहे और पुष्प के जगह पर एक गांठ का निर्माण हो जाए, क्या हो जाए, एक गांठ का, एक पत्तियों की एक गांठ बन जाए, तो इस गांठ को ही क्या कहते हैं, पत्रकंद कहते हैं। और ये पत्रकंद ही आगे विभाजित होकर के यदि नए पादप का निर्माण कर दे तो फिर यह प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाएगी, पादपों में अलैंगिक जनन कहलाएगी। तो ये अलैंगिक जनन की विधि में पत्रकंद शब्द आया था कि पत्रकंद क्या होता है, तो पत्तियां जो है गुच्छे में व्यवस्थित होकर एक गांठ जैसी संरचना बना लेती है, उसको ही क्या कहते हैं, पत्रकंद कहते हैं। जैसा आपने देखा होगा ना पत्ता गोभी, पत्ता गोभी भी एक क्या है, पत्ता गोभी भी एक प्रकार का पत्रकंद ही है। क्या है, पत्रकंद ही है। तो ये तीनों प्रश्न आपने मुझसे पूछे थे, उम्मीद करता हूँ कि तीनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। अब आज जो है आपको आगे के नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, आप आगे के नोट्स को भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिए और समझिए, याद कीजिए, फिर कोई समस्या आती है तो प्रश्न पूछिए। ठीक है, ओके, बाय।